हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज जिस बैंक की बात करने वाला हूँ वो है महाराष्ट्र बैंक। बट मैंने अभी अपना थोड़ा सा वीडियो को रिकॉर्ड करने का स्टाइल चेंज किया है, क्योंकि किसी ने मुझे कमेंट किया था कि अगर मैं इस तरीके से रिकॉर्ड करूँ तो देखने में ज़्यादा आसानी होता है और साथ में कुछ यहाँ पर नंबर्स भी चिपका दूँ। तो ट्राई करूँगा नंबर्स लगाने का, बट मेरा जो व्यूज़ है वो तो बोलने का तरीका सेम रहेगा, सिर्फ ये फॉर्मेट चेंज हो रहा है। तो ठीक, कंटिन्यू करते हैं। अगर अच्छा लगे तो आप लोग बताइएगा। आज जिस बैंक के बारे में बात करने वाला हूँ वो है महाराष्ट्र बैंक, और ये बैंक बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। जनरली मैं पब्लिक बैंक को देखता नहीं हूँ, बट जब मैंने इसका टीवी में न्यूज़ में देखा, इंटरव्यू देख रहा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि वो महाबैंक में इन्वेस्टेड है और उसके बारे में व्यूज़ जानना चाह रहा था, तो मैंने उस चक्कर में उसको पढ़ाई किया। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आया। ये बैंक अभी ऑलरेडी महाराष्ट्र में थी, बट अब ये बैंक क्या प्लान कर रही है कि हम आगे जाके धीरे धीरे ग्रो करते रहेंगे, ऑल ओवर इंडिया फैलने का ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स पे अगर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ये लोग का अभी एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है इनके बैंक में, जिसका नाम है प्रोजेक्ट 321। यहाँ ये लोग क्या कर रहे हैं, 321 ब्रांचेस खोलने वाले। और ये लोग ऐसे ही कहीं भी नहीं खोलेंगे, ये लोग फुल डाटा के ऊपर बेसिस करके, फुल रिसर्च करने के बाद ये 321 पिन कोड्स में ऐसे ब्रांचेस खोलने वाले हैं, जो सिर्फ इंडिविजुअल लोन और इंडिविजुअल पोर्टफोलियो पे, बैंकिंग पे काम करेगा, मतलब रिटेल बैंकिंग पे काम करेगा। और इनका मेन काम क्या है कि इनको जो डिपॉजिट लेना है, ये चाहते हैं कि रिटेलर से डिपॉजिट ले सके, क्योंकि उसमें एक तो रिस्क बहुत कम होता है। जैसे अगर कोई एक होलसेल बैंक कोई आया और किसी ने 10 लाख 20 लाख करोड़ डाल दिया, तो उसमें क्या होता है, बहुत बड़ा अमाउंट एक बार में आ गया। तो ये चाहते हैं कि छोटा छोटा अमाउंट आए, बट मैं रिस्क कम हो जाए और उसे मुझे इंटरेस्ट भी कम देना पड़े। तो ये एक बहुत अच्छा शुरुआत इन्होंने किया है। और साथ में इनका क्या कहना है कि इन्होंने लास्ट में ये बताया कि सिर्फ 321 प्रोजेक्ट हो जाने के बाद हम रुकने वाले नहीं है, हम आगे आने वाले कुछ सालों में 1000 ब्रांचेस को और इंक्रीज करेंगे। तो अभी इनके पास ब्रांचेस मेरे ख्याल से 2500 के आसपास ब्रांचेस है, और ये 1000 ब्रांचेस को और ऐड करने वाले। तो ऑलमोस्ट मतलब पकड़ लीजिए 40% के आसपास ये ब्रांचेस को ग्रो करने वाले। तो इनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है। नेक्स्ट अगर देखें तो जिसमें ये लोग मेन काम कर रहे हैं, अभी ये लोग ने बताया कि हम होम लोन में है, फिर व्हीकल लोन में है, गोल्ड लोन में है। तो होम लोन में इनका जो यील्ड है, मतलब जो जिस रेट पे ये लोग लोन को देते हैं, वो 7.1% देते हैं। बट ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये सिर्फ वैसे कस्टमर्स के लिए है जिनका जो सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा है। इनका एक स्लैब बना कर रखा हुआ है, तो आपका जितना सिबिल स्कोर खराब होता जाएगा उतना आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाता है। तो 7.1% बेस्ट वालों को है, तो इतना सस्ता भी नहीं है, ठीक ठाक ही मिल रहा है। और इसका मतलब ये भी नहीं कि ये लोग जितना सिबिल स्कोर खराब को देते जाएंगे। इनका एक मतलब एक लिमिट बना के रखा हुआ है कि उसके नीचे अगर कोई है, कोई लोन लेने आता है, तो उसको हम लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट जिस चीज़ के ऊपर कंपनी बहुत ज़्यादा बुलिश है वो है गोल्ड लोन। अब गोल्ड लोन में कंपनी का जो ओवरऑल जो गोल्ड पे जो पोर्टफोलियो है, उस पर लगभग 9% का यील्ड है, जो कि बहुत ही अच्छा यील्ड है। और यहाँ पे 3 टाइप का गोल्ड लोन देती है, एक एमएसएमई, एक इंडिविजुअल और एक एग्री लोन। इन सारे का एवरेज करके देखें तो इन पे लगभग 9% का यील्ड कमा रही है। बहुत अच्छा खासा है। जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर कोई सिक्योर्ड लोन है तो उसमें इंटरेस्ट कम मिलेगा। जैसे कि ये गोल्ड का अगर होम लोन देखूँ तो काफ़ी सिक्योर लोन बुक होता है, तो उसमें इंटरेस्ट भी कम होता है। जैसे यहाँ पे 7% है, तो गोल्ड लोन में आपका लगभग यील्ड इनको जो 9% का मिल रहा है। यील्ड में इंटरेस्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब वो यील्ड जो जितना ऊपर से पैसा कमाते हैं वो 9% है। फिर इसमें से काट कूट के आपका निम बन के आता है, तो यील्ड काफ़ी अच्छा खासा निकल के आ रहा है। फिर उन्होंने कहा कि आगे आने वाले टाइम में देखिए, जो इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, जो टैक्स रेट में कट मिला है, जीएसटी कट हुआ है, ये सब चीज़ों की वजह से क्या होगा, आपका जो लोगों का जो खर्चा करने का कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होगा। बहुत ज़्यादा लोग लोन लेंगे, कॉर्पोरेट्स भी लोन लेंगे, तो इनसे इन जितने बैंक्स हैं उन सारों का बिजनेस बढ़ने वाला है। और ये मैंने बहुत पहले से बताया कि बैंकों का बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करने वाला भी आगे जाके। कंपनी ने जो निम गाइडेंस दिया है, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन ओवरऑल जो बुक पे कमाएगी, वो लगभग 3.75 का गाइड किया है। और मुझे लगता है कि मैनेजमेंट बहुत कंजर्वेटिव है, मतलब कम बोलती है बट ज़्यादा करके दिखाती है। वैसे मेरे लिए तो निम थोड़ा कम है, क्योंकि अच्छे अच्छे बैंकों का जो निम है वो 5% के आसपास रहता है। अभी अगर मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का देखूँ तो उसका निम लगभग 5.5 5.6 के आसपास है, तो उसके कंपैरिजन में कम है। बट मुझे लगता है कि आगे जाके बैंक का निम बढ़ सकता है। बट हम अगर इतना भी मान के चले तो ये भी ठीक ठाक ही है, क्योंकि सरकारी बैंक है, बहुत ज़्यादा रिस्क मतलब रिस्की लोन में नहीं जा रही है, तो ये निम चलेगा फिर भी। क्योंकि देखिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी घटते जा रहा है, तो उसमें निम में थोड़ा बहुत कंप्रेशन देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट, मैंने जैसा बोला कि गोल्ड लोन में कंपनी बहुत फोकस कर रही है, और मुझे ऐसा पहले लगता था कि गोल्ड लोन में बहुत ग्रोथ नहीं है। बट आज के ज़माने में क्या हो रहा है, गोल्ड लोन बहुत भयंकर तरीके से ग्रो कर रहा है, क्योंकि आज भी लोग जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लोन ले रहे हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कोई सेठ साहूकार होता है, उसके पास गोल्ड गिरवे रख के वहाँ से लोग लोन लेते हैं, और उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है। तो बोलने की अभी यहाँ पे एक शिफ्ट हो रहा है, जहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ वो लोग आके गोल्ड का लोन ले रहे हैं। और अब तो एमएसएमई के ऊपर भी आरबीआई ने अलाउ कर दिया है कि अगर आप एक छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस के लिए भी आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। तो गोल्ड लोन में बहुत भयंकर ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है।
हर कंपनी, हर बैंक गोल्ड लोन की तरफ जा रही है। बट आपको यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि गोल्ड लोन में अगर अगर गोल्ड का प्राइस गिर गया तो बैंकों को दिक्कत हो सकता है। तो इसके लिए भी कंपनी से पूछा गया कि आपका एलटीवी रेशियो क्या है, मतलब जैसे मान लीजिए अगर 100 रुपये का गोल्ड है तो उसमें मैं लोन कितना का दूंगा। मतलब मान लीजिए मैं महाराष्ट्र बैंक के पास गया और मैंने उसको सोना दिया, बोला कि मेरे सोने का वैल्यू 100 रुपीज़ है और मुझे 100 रुपीज़ का लोन चाहिए, तो ऐसा नहीं मिलता है। अगर आपके पास 100 रुपीज़ का गोल्ड है तो आपको 50, 60 या 40% तक का गोल्ड लोन मिलेगा। उससे क्या फ़ायदा होगा, अगर गोल्ड का प्राइस घटता भी है तो मैं फिर भी सिक्योर रहता हूँ, क्योंकि मैंने तो 40 रुपये का ही इसको लोन दिया है। तो गोल्ड का दाम 100 रुपये से घट के 80 भी होता है तो फिर भी मैंने जो लोन दिया है वो सिक्योर्ड है। मैंने जो क्या बोलते हैं 100 रुपये का गोल्ड लेके 40 रुपये का ही लोन दिया था, तो इसको बोलते हैं एलटीवी रेशियो। तो कंपनी ने एक्जैक्टली बताया नहीं है, बट ये मैं गाइड किया है कि हम लोग जो एलटीवी रेशियो है काफ़ी मतलब कंफर्टेबल लेवल पे या मैनेजेबल लेवल पे ही हम देते हैं, जाके हमारे कंट्रोल में है। नेक्स्ट अगर देखें तो कंपनी ने ये भी अच्छा गाइड किया है कि हम लोग का जो एडवांसेस है, जो लोन बुक ग्रो करेगा, वो हर साल 17% से ग्रो करेगा। लेकिन अभी देखिए एक तरफ बैंक ने ये भी गाइड किया है कि हम लोग ब्रांचेस ऐड करें नया नया, तो हो सकता है कि आगे जाए कंपनी 17% से ऊपर से ग्रो कर सके। तो ये एक बहुत अच्छा नंबर है, क्योंकि अगर आपका सब कुछ सेंटिमेंट ठीक हो रहा है, जो एनपीए का प्रॉब्लम खत्म हो रहा है, तो अभी आपको लोन बुक को बहुत स्पीड से ग्रो करना पड़ेगा, जिससे आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा और आपका जो लोन बुक का ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छा खासा देखने के लिए मिल सकता है। फिर जाते जाते कंपनी ने ये कहा कि हम लोग का जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो आपका सिर्फ 37% है। अब ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बहुत अच्छा बैंक मानता हूँ, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो कॉस्ट टू इनकम है वो लगभग 60-70 के आसपास है। एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो काफ़ी हाई है। बट इस बैंक का अगर देखूँ तो सिर्फ 37% है। इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा खासा है। अगर आपका जो कॉस्ट टू इनकम है 50% के आसपास रहता है तो हम उसको बहुत अच्छा मानते हैं, बट इस बैंक का 37% है, बहुत अच्छा है ये। फिर डिपॉजिट का अगर देखें तो कंपनी बोल रही है कि हम डिपॉजिट को भी लगभग 14% से गाइड करेंगे, बट आगे जाके ये इससे भी स्पीड से ग्रो कर सकती है। तो नेट नेट अगर मैं देखूँ तो कंपनी सब कुछ ठीक ठाक कर रही है, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा देखने मिल रहा है और नंबर से भी काफ़ी अच्छा खासा देखने मिल रहा है। अब अगर मैं फाइनली वैल्यूएशन की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो प्राइस टू अर्निंग चल रहा है वो सिर्फ 8 का चल रहा है। प्राइस टू बुक अगर देखूँ तो आपका उसका बुक वैल्यू 43 का है और उसका करंट प्राइस चल रहा है 69 का। तो मतलब मान लीजिए खूब बेसी 1.5 1.4 के आसपास चल रहा होगा। तो बुक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। आरओई देखेंगे तो 22% के आसपास का है, आरओसी देखेंगे तो 5% के आसपास का है। तो नंबर्स बैंक के बहुत अच्छे हैं। और इसको एक बार फाइनल कंपैरिजन में करता हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। अब देखिए दोस्तों, यही होता है आपको एज एन एक्टिव इन्वेस्टर, आपको अपना दिमाग को खुला रखना है। मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का बहुत बड़ा मतलब सपोर्टर हूँ, मैंने उससे पैसा बनाया भी है, ऑलमोस्ट मेरा पैसा डबल हो चुका है। बट फिर भी मुझे आज ये बैंक दिख रहा है जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से भी अच्छे पोजीशन पर है। यहाँ पे देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो प्राइस टू अर्निंग है वो लगभग 45 का है, और अगर मैं बुक वैल्यू देखूँ तो वहाँ पे दोनों का कंपैरिजन सेम है, दोनों 1.5 के आसपास ही है। बट असली गेम चेंज हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में। आप देखिए जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो प्रॉफिट कमा रही है वो पूरे साल में उसने जो हाईएस्ट कमाया था पिछले कुछ साल पहले वो 3,000 करोड़ था। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र कितना कमा रही है, यहाँ पे देखिए पिछले साल में उन्होंने लगभग 5,500 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। तो एक तो कंपनी का मार्केट कैप कम है बट प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा हिस्सा कंपनी बैंक ऑफ महाराष्ट्र दिखा पा रही है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से, क्योंकि मुझे ट्रस्ट तो भी उसके ऊपर है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से थोड़ा सा पोर्शन निकाल के मैं महाराष्ट्र बैंक में डालने वाला हूँ, क्योंकि दोनों बैंक सेम लेवल पर है, ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपका कितना है 53,000 करोड़ का है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपका 71,000 करोड़ का है। तो यहाँ मुझे बेटर बैट बैंक ऑफ महाराष्ट्र लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, उसमें से कुछ पैसा निकाल के अभी डालूंगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, और इसको आज से मैं ट्रैक करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टेड है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरे ख्याल से आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ होगा, क्योंकि मैं इसको देख रहा हूँ एक साल में इसने लगभग 54 के प्राइस से अभी ये 85 के प्राइस पे चल रहा है। बहुत अच्छा खासा आपको रिटर्न देकर रखा है। अच्छा, ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का था। अगर महाराष्ट्र बैंक का देखूँ तो इसने भी आपको लगभग 46 के प्राइस से अभी आपको 70 का प्राइस टच करते हुए दिखा रहा है। तो काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दोनों ही बैंकों ने दिखाया है। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि अभी आने वाला जो 1-2 साल है वो बैंकों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो भी एनपीए का साइकिल था वो खत्म हो चुका है और अब सारे बैंक्स बात कर रहे हैं अच्छे स्टॉक्स, अच्छा लोन ग्रोथ के बारे में, अच्छा खासा मतलब कि पोर्टफोलियो के बारे में। तो ये टाइम है बैंकों को इग्नोर नहीं करना है, इसमें धीरे धीरे करके आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहिए, क्योंकि अभी मार्केट का सेंटीमेंट खराब है बट कंपनी का बिजनेस अच्छा होते जा रहा है। तो ऐसा जब मौका होता है तो ये बहुत अच्छा चांस होता है इन्वेस्टर्स के लिए, खास करके हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए जिनके पास बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। तो मैं तो छोटा छोटा अमाउंट ही लगाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मार्केट ऐसा ही कुछ महीनों तक बने रहे तो मेरा अच्छा खासा लोकेशन मैं इसमें डेवलप कर सकता हूँ।
तो कुल मिला के बात ये था मेरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। आप मुझे बताइए कि आप इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, और इसका मैंने एक छोटा सा कंपैरिजन किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ, तो मुझे लगता है कि उससे बेटर बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र फिलहाल है।